हाय एवरीवन, आई एम सुनीत संघई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज का टॉपिक है एचडीएफसी फंड्स परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली अगर हम देखें तो कुछ सालों से एचडीएफसी के ज़्यादातर फंड्स, इक्विटी फंड स्पेशली, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। चाहे वो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड हो, एचडीएफसी मिड कैप फंड हो, एचडीएफसी टॉप 100 फंड हो, एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड हो, या एचडीएफसी इक्विटी हो, या एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड हो। तो ऐसा क्या है कि एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स परफॉर्म नहीं कर रहे। अगर हम देखें तो लास्ट 3 साल से ज्यादातर एचडीएफसी इक्विटी फंड्स जो हैं वो सिंगल डिजिट में सीएजीआर रिटर्न्स दे रहे हैं, यानी कि सालाना रिटर्न्स उनके बहुत कम है। इनफैक्ट उनके ज्यादातर इक्विटी के रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज से कम है। इक्विटी में टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स भी देखें तो इनमें कहीं पे भी एचडीएफसी के कोई भी फंड का नाम नहीं है। अगर हम यहाँ पे लास्ट वाला देखें तो वो एक इंडेक्स फंड है, ना कि एक एक्टिव फंड। तो इंडेक्स फंड बेसिकली इंडेक्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। इसके बाद अगर हम एचडीएफसी के सारे फंड्स देखें, टॉप परफॉर्मिंग एचडीएफसी के, तो इनमें भी अगर हम देखें तो पहला जो है वो इक्विटी है हालांकि वो, लेकिन वो सेंसेक्स में इन्वेस्ट करता है। उसके बाद के अगर हम देखें तो वो डेट फंड्स है। तो हम क्लियर, अगर हम एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स के परफॉर्मेंस देखें तो ज्यादातर सिंगल डिजिट के हैं। ये जो 9.36 है ये डेट फंड है। 11.95% के जो रिटर्न्स है ये निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड का पैसिव फंड है। 13.6% वाला सेंसेक्स का है। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी इक्विटी के एक्टिव मैनेज फंड्स है इनमें किसी में भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। तो चलिए इसका कंपैरिजन हम लार्ज कैप के एक बहुत ही उम्दा फंड एक्सिस ब्लू चिप फंड से करते हैं। एक्सिस ब्लू चिप भी लार्ज कैप में इन्वेस्ट करता है, यानी टॉप 100 कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इसके साथ अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे 15 कंपनीज है पीएसयूज जिसमें एचडीएफसी टॉप 100 ने इन्वेस्ट किया है। जबकि अगर एक्सिस ब्लू चिप में अगर हम देखें तो एक भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कंपनी नहीं है। ये काफी बड़ा डिफरेंस है दोनों कंपनी में, जबकि दोनों को टॉप 100 कंपनीज में इन्वेस्ट करना है और बहुत ज्यादा कंपनीज चूज करने को है नहीं। यहाँ पे 100 में से लगभग 30 कंपनीज में इन्वेस्ट कर रही है और उसी में हम इतना बड़ा स्टार्क डिफरेंस देख रहे हैं। और ये स्टार्क डिफरेंस बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक इन्वेस्टिंग की स्टाइल को दर्शाता है। एक्सिस ब्लू चिप एक ग्रोथ स्ट्रेटेजी अपनाता है, वहीं एचडीएफसी टॉप 100 एक वैल्यू इन्वेस्टिंग को अपनाता है। इसकी ही हम फर्दर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे एक्सिस ब्लू चिप फंड का अगर हम पीई रेशियो देखें ओवरऑल फंड का इंडिविजुअल स्टॉक्स के वेटेज के हिसाब से, तो 38.9% का पीई रेशियो है, जो कि काफी महंगा माना जाता है। वहीं एचडीएफसी टॉप 100 का अगर हम देखेंगे तो 14.56 है, जो जहाँ पे निफ्टी का अगर हम पीई रेशियो अभी देखें तो 40 के ऊपर है, और वहीं 14.56 काफी वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ दर्शाता है। काफी लो वैल्यूएशन मानेंगे एक फंड का। पीबी रेशियो भी अगर हम देखें तो एक्सिस ब्लू चिप का 5.18 है, जबकि 1.77 जो काफी सस्ता माना जाता है 1.77 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट के वजह से एचडीएफसी टॉप 100 की पीई और पीबी रेशियो काफी सस्ता और काफी अच्छा लो वैल्यूएशन बेस्ड स्ट्रेटेजी दिखाता है। और वहीं अगर हम एक्सिस ब्लू चिप के देखें तो वो काफी महंगा दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। लेकिन वहीं अगर आरओसी की तरफ अगर हम देखें यहाँ पे, तो आरओसी टॉप टॉप 25 कंपनीज की अगर हम देखें आरओसी ग्रेटर देन 20%, तो एक्सिस ब्लू चिप में 24 कंपनीज है जिन आउट ऑफ 25, वहीं एचडीएफसी में 6 आउट ऑफ 25 है। वहीं आरओई अगर हम ग्रेटर देन 15% का देखें तो 23 कंपनीज आउट ऑफ 25 है एक्सिस ब्लू चिप में, वहीं एचडीएफसी टॉप 100 में 10 आउट ऑफ 25 है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एनालॉजी है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि आरओसी और आरओई, आरओसी ग्रेटर देन 20% और आरओई ग्रेटर देन 15% होना एक बहुत ही अच्छी इंडिकेशन होती है स्टॉक्स की। और ये बेसिकली इस तरह की इन्वेस्टमेंट को हम ग्रोथ बेस्ड इन्वेस्टिंग बोलते हैं। वहीं अगर हम एचडीएफसी टॉप 100 की देखें तो ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ दर्शाता है। और इसका हम फर्दर
डिटेल एनालिसिस और करते हैं, लेकिन मेन चीजें जो देखने की है वो है एसबीआई बैंक और यूटिलिटीज। ज्यादातर पीएसयूज जिनमें एचडीएफसी टॉप 100 ने इन्वेस्ट किया है वो यूटिलिटी सेक्टर में आती है, और लास्ट 10 ईयर्स में अगर हम देखें तो यूटिलिटी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, और एचडीएफसी टॉप 100 ने रिसेंट 3 ईयर्स में इसी यूटिलिटी सेक्टर में अपना वेटेज और बढ़ाया है, यानी कि उनको अपनी स्ट्रेटेजी पे काफी भरोसा है। और अगर हम लास्ट 3, 5, 10 ईयर्स का भी अगर बात करें तो एचडीएफसी टॉप 100 ने काफी लो परफॉर्म किया है, जो कि हमने ऑलरेडी कुछ स्लाइड्स में देखा है। अब अगर हम ये 15 स्टॉक्स का अच्छे से एनालिसिस करें तो पीई रेशियो ज्यादातर कंपनीज का काफी कम है, और इसमें से लेस देन 10 की अगर हम बात करें तो 6 to 7 कंपनीज हमें मिल जाएगी, 7 to 8 कंपनीज मिल जाएंगी जिनका पीई रेशियो 10 से कम है। पीवी रेशियो लेस देन 2 का अगर हम देखें तो अराउंड 10 कंपनीज हमें मिल जाएगी। और वहीं अगर हम लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न देखें तो ज्यादातर कंपनीज का रिटर्न नेगेटिव या लगभग लगभग 0%। तो क्या ये दर्शाता है कि बेकार कंपनीज में ये फंड ने इन्वेस्ट किया? बिल्कुल नहीं, ये बेसिकली एक वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटेजी को दिखाता है। तो एक फंड मैनेजर का एक इन्वेस्टिंग स्टाइल होता है, हमें उसे समझना चाहिए, और उस हिसाब से अगर हम भी उसी स्ट्रेटेजी को मान के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें फिर फंड वो सिलेक्ट करना चाहिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नजरिया है समझने का कि फंड हाउस या कोई फंड परफॉर्म करता है या नहीं करता, उसके लिए हमें एक स्टॉक कैसा स्टॉक पिकिंग है, क्यों वैसा स्टॉक पिकिंग है, वो समझना चाहिए। और आज के टाइम पे अगर हम देखें तो रिसेंट 3 ईयर्स में भी इस फंड हाउस ने अपना एलोकेशन इस सेक्टर में बढ़ाया है, और हमें समझना चाहिए कि रिसेंट टाइम में इंटरेस्ट रेट काफी कम हुए हैं, और आज का टाइम पे अगर मैं बात करूं तो एफडीज और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ज्यादातर में 4 to 6% के रिटर्न है। और वहीं अगर हम इसके डिविडेंड की बात करें तो 4 to 6% के डिविडेंड में लगभग 10 कंपनीज आती है, जो कि बताता है कि इस कंपनी को अगर आप स्टॉक की जगह इसको अगर आप बॉन्ड की तरह देखो तो इसके रिटर्न्स जो है उतने बॉन्ड्स और एफडी के जैसे रिटर्न्स तो ये सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में देता है, बाकी जो स्टॉक है वो आपको फ्यूचर ग्रोथ तो देगा ही। अब अगर आप ये बोलते हो कि स्टॉक की प्राइस और फर्दर डाउन भी जा सकती है, तो बात ये कि ये ऑलरेडी एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का ऐसा क्लासिक एग्जांपल है कि यहाँ पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं और पी रेशियो के हिसाब से भी देखें तो बहुत सस्ता हो गया है, और यहाँ से इसकी फर्दर प्राइस नीचे जाने की चांसेस बहुत कम हो गई है। और रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक ने एक प्रू बिजनेस साइक्लिकल फंड भी लॉन्च किया है, जो एक इंडिकेशन देता है कि यहाँ से ये जो सेक्टर की कंपनीज है, एनर्जी हुई, पावर हुई, इलेक्ट्रिकल हुई, इनके स्टॉक्स यहाँ से ऊपर ही जाने हैं, और फ्यूचर में बिजनेस की रिकवरी के चांसेस बहुत हाई है, क्योंकि ये ज्यादातर बिजनेस ऐसे हैं जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, और इनमें ग्रोथ का स्कोप अभी काफी अच्छा लग रहा है। तो ये एक साइक्लिकल कंपनीज होती हैं जहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग काफी सही से रिवॉर्ड करती है, लेकिन इसमें मेन पेशेंस का गेम होता है। हम वॉरेन बफेट की बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की, बट यहाँ पे करना भी इम्पोर्टेंट होता है, सिर्फ बात करने से नहीं होता है। और हालांकि मैं मानता हूँ कि बफेट साहब सिर्फ वैल्यू इन्वेस्टिंग की बात नहीं करते, वो आरओसी और आरओई भी देखते हैं, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो फ्यूचर में अगर कंपनी अच्छे परफॉर्म करती है तो यहाँ से आरओसी आरओई भी इम्प्रूव होता साल दिख रहा है। अगर हम फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, एसबीआई कार्ड्स, एसबीआई लाइफ, तो इनका इनका ग्रोथ फ्यूचर में काफी अच्छा है, और ये सेक्टर ऐसा है जो अपकमिंग 10 ईयर्स में काफी अच्छा रिवॉर्ड दे सकते हैं। तो इनमें अगर आप देखोगे तो हालांकि रिसेंट टाइम के रिटर्न्स एसबीआई लाइफ के बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन फ्यूचर फ्यूचर सेक्टर के प्रोस्पेक्ट देखते हुए ये काफी अच्छे बेट्स मान सकते हैं। और एसबीआई बैंक की अगर हम बात करें तो मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस किया हूँ एसबीआई बैंक का, जो आप देख सकते हैं, वो बहुत क्लासिक एग्जांपल होगा वैल्यू इन्वेस्टिंग का, जहाँ पे हम फर्दर एनालिसिस करते हैं। आई बटन में और डिटेल में मैं इसका लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, तो आप वहाँ देख लीजिए एसबीआई बैंक का कि क्यों एसबीआई बैंक में ये इन्वेस्टमेंट बहुत सही हो सकती है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ज्यादातर लार्ज कैप कंपनीज में काफी, और इवन सेक्टरल म्यूचुअल फंड्स में अगर आप देखोगे फिनेंस के, तो एसबीआई बैंक में बहुत कम कंपनीज ने इन्वेस्ट कर रखा है। और रिसेंट टाइम में सबने एसबीआई बैंक का एलोकेशन बढ़ाया है, जो कि क्लियरली दिखाता है कि एसबीआई बैंक में काफी अच्छा वैल्यूएशन अनलॉक होने की चांसेस है। एक और फैक्टर अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नॉर्मली
काफी लोअर पीई में ट्रेड करते हैं कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स। एक एग्जांपल देखिए, एसबीआई बैंक का पी 11.69 है, जबकि एचडीएफसी बैंक का 27.36 है। वहीं अगर ऑयल कंपनीज प्राइवेट और रिलायंस के साथ कंपेयर करें तो पी रेशियो 5 to 30 के रेंज में, वही रिलायंस का पी 44.4 है। एसबीआई लाइफ का अगर हम कंपेयर करें तो 57.4 है, एचडीएफसी लाइफ का वहीं 106 है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि एक पी रेशियो का काफी गैप है। हालांकि नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में एक गैप रहता है, लेकिन क्या वो डबल से ज्यादा का गैप रहता है? तो नॉर्मली आप देखोगे तो इतने बड़े गैप्स नॉर्मली रहते नहीं है। लेकिन ये एक और चीज पे भी डिपेंड करता है कि एक पब्लिक का परसेप्शन वाला चीज भी है, जो रिसेंट टाइम में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के लिए काफी ज्यादा नेगेटिव हो गया है, और यहाँ से पेसिमिज्म जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और जैसे हम वैरेन बफेट की थ्योरी में समझे तो बाई व्हेन एवरीवन इज सेलिंग, जो ये सिचुएशन है अभी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की ना, वो सिचुएशन आ गई है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अभी जाके ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को खरीद लो। मेरा एसबीआई बैंक की अगर हम बात करें तो एसबीआई बैंक की काफी लो वैल्यूएशन है। इसका एक डिटेल वीडियो मैंने किया है, वो आपको आई बटन में मिल जाएगा। वो आप देखिए तो आपको समझ में आएगा कि क्यों एसबीआई बैंक में जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी सही इन्वेस्टमेंट हो सकती है अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग को देखा जाए तो। यहाँ पे अगर हम फंड मैनेजर की बात करें तो एचडीएफसी के फंड मैनेजर है प्रशांत जैन, वहीं श्रेयस धवलकर जो है वो एक्सिस एक्सिस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर। और इनकी फंड फंड की जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या बात करती है कि ऐसी स्टॉक्स पिक करें जिनका वैल्यूएशन काफी कम पे ट्रेड हो रहा है और लॉन्ग टर्म में ये काफी अच्छे रिवॉर्ड देता है। वहीं ग्रोथ इन्वेस्टर जो है वो बहुत ज्यादा पीई रेशियो और पीबी रेशियो को इंपॉर्टेंस नहीं देता है, वो बहुत ही हाई आरओसी और आरओई की तरफ फोकस करता है। उसकी अर्निंग की तरफ विजिबिलिटी और अर्निंग की तरफ पोटेंशियल बहुत ज्यादा रहता है, और वो उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और इसीलिए ग्रोथ इन्वेस्टर और वैल्यू इन्वेस्टर के बीच का क्वेश्चन है कि क्या आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग को फॉलो करना चाहते हैं या वैल्यू इन्वेस्टिंग को। अल्टीमेटली अगर आप लॉन्ग टर्म में देखो तो इवन एचडीएफसी के ज्यादातर फंड्स जो प्रशांत जैन ने मैनेज किए हैं वो ओवर 15% के रिटर्न्स दिए हैं लॉन्ग टर्म में, 10 to 15 ईयर्स के केस में। बट ऐसे एक साइक्लिकल टर्न्स आते हैं जहाँ पे ऐसा लगता है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग जो है वर्थ नहीं है, और इसीलिए वैल्यू इन्वेस्टिंग को काफी पेशेंस का गेम माना जाता है और ये काफी पेशेंस टेस्ट करती है। तो क्या आप इतने पेशेंस के साथ वेट कर सकते हो कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आपको समझनी चाहिए। और अगर आपको इतना पेशेंस है तभी आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से फंड सेलेक्ट है कि हमें बाई करना चाहिए, सेल करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए एचडीएफसी के फंड्स को। तो मेरा कहना है कि अगर आप ग्रोथ इन्वेस्टर हो तो आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर आप बाय वैल्यू इन्वेस्टर हो तो आप बाई भी कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे बाई सेल होल्ड का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट आप अपने हिसाब से एनालिसिस करके देख सकते हो। और जहां तक है एग्जिस्टिंग होल्डर्स की, तो यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि काफी अच्छा बिजनेस, यूटिलिटी हो या मेटल हो, एनर्जी सेक्टर हो, ये सारे सेक्टर्स में काफी अच्छा बूमिंग आ रहा है। और ऑलरेडी हम लास्ट 1 मंथ में काफी अच्छा रैली देख रहे हैं, और ऑलरेडी कुछ फंड हाउस ने ये भी बोला है कि बिजनेस में काफी साइक्लिकल टर्न आ रहा है एंड सडनली चीजें इंप्रूव हो रही है, और यहाँ से ये स्टॉक्स जो है ऊपर की तरफ जाना चाहिए। तो इस हिसाब से ये काफी अच्छा बेट हो सकता है कमिंग 2 to 3 ईयर्स में। ये तो आने वाले टाइम में दिखेगा। बट मेरा मेन पॉइंट जो यहाँ पे था कि आप फंड जब सेलेक्ट करते हो तो इन फंड मैनेजर की स्ट्रेटेजी को जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। सेम चीज मैंने एक अपने स्मॉल कैप के फंड एनालिसिस में भी बताया था, आप चाहो तो वो भी आप देख सकते हो, मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा।